नमस्कार दोस्तों, आर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम गुलाम स्लो का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने गुलाम स्लो के आई थिंक 4-5 न्यूमेरिकल किए थे। आज की क्लास में भी हम गुलाम स्लो के 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन वो जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, नेट में हो, IIT JEM में हो, जेस्ट में हो, तो शुरू करते हैं हम। आई थिंक पिछली क्लास में मैं ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, ये 2, तीसरा, चौथा और शायद यहाँ तक कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 JS 2015 का है। शुरुआत करेंगे। सो द सॉल्यूशन नंबर 6, कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड लैम्डा Q लोकेटेड एट द पॉइंट्स x = a एंड x = μa। दो चार्जेस दे रखे हैं Q और लैम्डा Q, और दोनों कहाँ पे रखे हैं? एक रखा है x = a पे और दूसरा रखा है x =, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको। सो से दिस इज O x एक्सिस एंड हियर इज y एक्सिस। a डिस्टेंस के ऊपर, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने कहा है a, इस a डिस्टेंस पे रखा है चार्ज Q। फिर म्यू a डिस्टेंस के ऊपर, जैसे मान लिया मैंने ये म्यू a डिस्टेंस ली है, और इस जगह पे रखा है लैम्डा Q। So assuming that the sum of the two charges is constant, मतलब इन दोनों चार्जेस का जो सम है वो हमें दे रखा है कांस्टेंट, तो Q प्लस लैम्डा Q क्या दे रखा है? कांस्टेंट। यस, कांस्टेंट। नाउ फ्रॉम हियर फिर हमें पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें इस लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम, जिसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो। इसका मतलब हमें फोर्स निकालना होगा, फोर्स जहां मैक्सिमम होगा उस जगह पे हमें लैम्डा निकालना है। मतलब कहने का सीधा है कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट लगाना होगा। लेकिन आप एक बात समझिए, इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी किया जा सकता है और पूछा भी जा सकता है। शायद मेरे पास एक क्वेश्चन इसका और है, आप देखें इसको। आई थिंक हाँ, ये जैसे एक एज इट इज वही क्वेश्चन है, इसका लैंग्वेज चेंज करके लिखा है। पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। यहाँ इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे पहले सॉल्यूशन से छठे क्वेश्चन का करने से पहले हम एक बार 7th क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे। क्लियर? पढ़िए। A charge Q is divided into 2 parts and placed some distance apart. एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और फिर इसने कहा है कि उन दोनों पार्ट को कुछ दूरी पे रखा है, placed some distance apart। तो मान लिया इस चार्ज को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है और इनको कुछ दूरी पे रखा है। ये तो इस Q में से मान लिया ये कोई Q चार्ज है, इस Q चार्ज में से मैंने इतना तोड़ लिया है, इसको कट कर दिया और यहाँ से उठा के यहाँ लिखा, तो वो जो अमाउंट है मान लिया वो x है, तो Q में से x मैंने यहाँ लिया तो बचा हुआ यहाँ आएगा। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? Q माइनस एक्स। क्लियर? तो Q चार्ज था, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया, x और Q माइनस एक्स, और उनको कुछ दूरी पे रखा है। फिर इसने कहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस। इन चार्जेस की वैल्यू क्या होगी? तो क्या होगी? x निकल जाएगा, तो इसको यहाँ रखने पे इधर वाला चार्ज भी आ जाएगा और इधर वाला भी आ जाएगा। तो वो चार्ज की वैल्यू निकालनी है ऑन द 2 पार्ट्स so that force between them is maximum, ताकि इनके बीच का फोर्स क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। सीधा हिसाब है। तो अब वापस वही मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है, और आपको उन दोनों चार्जेस के वैल्यूज निकालने हैं। यस, शुरू कर देता हूं मैं। अब एक बात समझिए, इनको एक फिक्स दूरी पे रखा हुआ है, सो मान लिया इनके बीच का फिक्स जो डिस्टेंस है, से दैट डिस्टेंस इज d। हमने डिस्टेंस को d कहा है। अब मैं इन दोनों के बीच में फोर्स निकालता हूं, तो फोर्स के लिए हमें लिखना होगा दिस F विच इज इक्वल टू KQ1Q2/r²। तो मैंने लिखा है कि Q1 इज x, Q2 इज Q माइनस x डिवाइडेड बाय r² विच मीन्स d²। तो हमने लिखा है ये वाला फोर्स। अब हमें इन दोनों चार्ज के वैल्यू निकालने, और इन दोनों चार्ज के वैल्यू निकालने का मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों चार्ज के वैल्यू आ जाएंगे। लेकिन साथ में x का वैल्यू उस जगह पे निकालना है जहां फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर? अब मैं शुरू करता हूं। तब एक बात समझिए आप, ये कांस्टेंट k है और ये d², ये भी कांस्टेंट है, तो इस फोर्स का वैल्यू x को चेंज करने के साथ चेंज होगा। इसका मतलब जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि हम इस फंक्शन फोर्स F का
x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखें तो मैक्सिमा और मिनिमा के में से कोई भी एक कंडीशन आएगी, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, और उससे हमको x मिल जाएगा। ये तरीका है, एक तरीका ये हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा जो ऑफिशियल मेथड है उससे भी बताऊंगा। तो नाउ फ्रॉम हियर, अभी मैं इसको करने से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये जो फोर्स F है, ये F मैक्सिमम तब होगा जब इस क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। सीधा है, इन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक बात समझिए कि दो चार्जेस जिनका सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि ये और ये मिलके क्यू चार्ज बनेगा, क्योंकि क्यू के ही दो पार्ट हैं। तो जब दो संख्याओं का, एक संख्या हो गई x और दूसरी हो गई q माइनस एक्स, अगर दो संख्याओं का सम कांस्टेंट हो और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए तो 100% वो दोनों संख्याएं इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल। तो हम बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, इक्वल। और अगर इक्वल होगी तो जाहिर सी बात है q का आधा भाग इधर और आधा इधर आएगा, मतलब q/2 और q/2 से आपका आंसर हो जाएगा b। अब ऐसा क्यों कि जब दो क्वांटिटी जिनका सम कांस्टेंट हो तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो क्वांटिटीज दोनों इक्वल होती हैं। ऐसा क्यों? तो ये एक थ्योरम है, मैं आपको जस्ट एज एन एग्जांपल भी इसको बता देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं मान लो कुछ नंबर्स लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया 1 + 9, यस, तो 1 + 9 कितना होगा, 10, यस। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 × 9 9। नेक्स्ट देखिए 2 + 8, सम कितना होगा 10, लेकिन प्रोडक्ट कितना होगा 8 × 2 = 16। फिर मैं ले लेता हूँ 3 + 7, कितना होगा 10, लेकिन इनका प्रोडक्ट कितना होगा, दैट शुड बी 21। फिर हम बात करते हैं 4 + 6 विच मीन्स अगेन 10, प्रोडक्ट सम 10 ही है, लेकिन इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो 6 + 4 6 × 4 दैट शुड बी 24। नेक्स्ट लेंगे 5 + 5 विच इज 25 एंड 5 × 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा 25। सो नाउ फ्रॉम हियर ये जो सेक्शन अपन ने लिखा है, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि सभी का जो सम है वो सेम ही है, सबका सम सेम है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ आने के बाद तो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो गया। आप चाहो तो इससे आगे एक और नंबर लिख सकते हैं विच इज 6 + 4, तो ये वापस 10 होगा और वापस से क्या आ जाएगा 24। तो अब एक बात देखिए कि 1 2 3 4 5 धीरे धीरे मैंने बढ़ाया, अब ये 6 फिर 7 8 9, तो ये इधर से वापस 6 4 ये आ गया, फिर 7 3 आ जाएगा, फिर 8 2 9 1। सभी का सम कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम आएगा जब दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होते ही फोर्स मैक्सिमम होगा, और दो संख्याएं जिनका सम कांस्टेंट हो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होता है जब वो इक्वल होती है। तो ये इक्वल तभी होंगी जब q/2 हो। आपका आंसर क्या आ जाएगा b। सीधा सीधा डायरेक्ट इससे हो सकता है। ये है आपका मेथड नंबर 1, जिसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो जरूरी नहीं हर बार इस प्रकार की चीज हो जाए, कभी थोड़ा क्वेश्चन कुछ और बदल देंगे, तो आपको ऑफिशियल जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो अब अपन आएंगे मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट के ऊपर। तो मैं इसको रब कर देता हूं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे दूसरे भाग के ऊपर। तो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से कर दे रहा हूं, आप देखेंगे इसको। तो हम बात कर रहे हैं 7th क्वेश्चन की सॉल्यूशन ऑफ 7। नाउ दोनों चार्जेस जो हमने लिखे हैं मैं लिख दे रहा हूं एक बार। यहाँ चार्ज है आपका x और इधर है q माइनस x। इनके बीच का डिस्टेंस लिया है हमने d, मैंने इस पर लिखा है d। अब इन दोनों के बीच का फोर्स तो हमने लिखा है F = k q1 और q2 की जगह q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय r², तो d²। अब हमें वो x चाहिए जिसके ऊपर F क्या हो, मैक्सिमम हो। यस, तो हम इस F का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x आपके पास वेरिएबल है। तो हमने लिखा है dF/dx। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाए। तो मैं लिख देता हूं टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, to get the maximum value of force we have to differentiate this F with respect to x. So this dF/dx equal to k/d² जो है वो कांस्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा k q × x माइनस x² डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। x × x इज x² qx। अब ये दोनों कांस्टेंट है लिख दिया मैंने।
इन दोनों का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्यू इंटू एक्स का क्या हो जाएगा क्यू, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यस, और इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या लिख देंगे 0, तो k अपॉन डी स्क्वायर क्यू माइनस 2x एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये, तो ये 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट है, ये 0 होगा, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे q माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू q एंड दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू q बाय 2। हम पहले ही कह चुके हैं आपको x q बाय 2 है, तो q माइनस q बाय 2 इज ऑल्सो q बाय 2, तो दोनों चार्जेस क्या होंगे q बाय 2 q बाय 2। करेक्ट आंसर इज बी। मीनिंग हमने एक चार्ज को दो पार्ट में इस प्रकार से स्प्लिट किया है कि इनके बीच का फोर्स क्या हो जाए मैक्सिमम। अगर आपको अब मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव में ही आएगा। कैसे आएगा मैं इसको यहां करके बता देता हूं आपको। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, ये इसका वैल्यू। यस, अब मैं लिख देता हूं d2f अपॉन dx स्क्वायर। यस, k अपॉन डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, हमने k अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज लिखा है। फिर उसके बाद q का डिफरेंशिएशन विच इज 0, माइनस 2x का क्या होगा, माइनस ऑफ 2x का हो जाएगा 1। तो अपने पास वैल्यू कितना आया, दिस सेक्शन इज माइनस 2k अपॉन डी स्क्वायर विच इज नेगेटिव। और जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो जो फंक्शन है वो क्या शो करता है, मैक्सिमा शो करता है, फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमा किस जगह पे होगा, तो x इक्वल टू क्यू बाय 2 पे। मान लो एक और क्वेश्चन पूछा जाता कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो आप यहां से x का जो क्यू बाय 2 वैल्यू है वो x का क्यू बाय 2 वैल्यू इसमें लिखते तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स कितना होता वो भी अपने को मिल जाता। लेकिन यहां से अपना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है क्यू बाय 2। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया जबकि हमें पहले 6th क्वेश्चन करना था जो जेस्ट में आया हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो जेस्ट में पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। कैसे है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, तो शायद आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत आसानी से होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको हटा दे रहा हूं। सो नाउ फ्रॉम हियर अब अपन वापस से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो नेक्स्ट आप वापस से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Consider 2 point charges q and lambda q located at points x equal to a. So solution of the question number 6. Now दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, पहला चार्ज है आपका q और दूसरा चार्ज है आपका lambda q। यस, और ये जो चार्जेस हैं जैसा कि हमें क्या रखा है कि ये दोनों चार्जेस, एक चार्ज रखा हुआ है a डिस्टेंस के ऊपर और दूसरा कितने पे रखा है, म्यू a के ऊपर। दिस इज म्यू ए, इस पे रखा हुआ है दोनों चार्जेस का सम कांस्टेंट है, मतलब q प्लस लेमडा q आपको कांस्टेंट दे रखा है, मैंने कांस्टेंट को c कहा है। अब ये पूछ रहा है कि इस लेमडा का क्या वैल्यू हम लिखें कि इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने आपको कहा था कि जब दो चार्ज का सम कांस्टेंट हो तो उनके बीच का जो फोर्स है वो इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों चार्ज इक्वल होने के लिए लेमडा का क्या वैल्यू होना चाहिए, दैट शुड बी 1। सो द करेक्ट आंसर इज 1। तो आप यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं निकाल देता हूं f का वैल्यू। सो व्हाट शुड बी f इक्वल टू k q1 विच इज q, q2 विच इज लेमडा q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, ये a ये म्यू a में से a माइनस किया तो हम लिखेंगे म्यू a माइनस a, तो डिस्टेंस आ जाएगी और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर, तो अपने पास फोर्स आ जाएगा। अब मैंने कहा कि देखो ये जो इनके बीच के डिस्टेंस है ये फिक्स्ड है, यस, और ये चार्जेस जो हैं वो चार्जेस अगर वेरी करेंगे हम तो जाहिर सी बात है f वेरी होगा। तो ये जो f है ये f तभी मैक्सिमम होगा जब इसका जो ये प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें कांस्टेंट है आपके पास। क्लियर? तो एक बात समझिए, दो संख्याओं जिनका सम कांस्टेंट है उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होता है जब दोनों नंबर क्या होते हैं, इक्वल। तो इक्वल होने के लिए लेमडा को क्या होना चाहिए, 1, और यहीं से आपका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं आपको थ्योरम याद आ जाए। फिर आपका ऑफिशियल तरीका जो हमने कहा था कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 लिखते हैं और वहां से भी इसको निकाल सकते हैं, तो मैं उसी तरीके से इसको कर देता हूँ। यस, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। पर ध्यान रहे, जैसे आप नॉर्मली आपने लिखा और फिर आप डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको वो लेमडा चाहिए जिसपे f क्या है, मैक्सिमम है, लिखा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मैक्सिमम। तो हम यहाँ लिखेंगे df बाय डी लेमडा, मतलब f का डिफरेंशिएशन लेमडा के रेस्पेक्ट में।
लेकिन हम यहाँ f का डिफरेंशिएशन लेमडा के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि आपके पास सिर्फ लेमडा वेरिएबल नहीं है, क्यू भी वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें लेमडा को चेंज करते हो तो इन दोनों का सम कांस्टेंट चाहिए। तो मान लो मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये जाहिर सी बात है कम होगा, इसका मतलब क्यू बदलेगा, इसका मतलब क्यू वेरिएबल है। तो क्यू वेरिएबल है तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में लाना चाहिए, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन करना चाहिए उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो कैसे? मैं क्या कर देता हूं, मैंने यहां से क्यू कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस लेमडा इक्वल टू सी। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन 1 प्लस लेमडा। तो मैं यहाँ पे पहले एफ का जो वैल्यू है वो सिर्फ लेमडा के अंदर लिखूंगा। तो हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ के और इसमें से ए को कॉमन ले लिया, या फिर आप ऐसे ही रहने दो इसको म्यू ए माइनस ए का होल स्क्वायर। तो लिखा है मैंने म्यू ए माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ये जो लिखा हुआ था ये था लेमडा इंटू क्यू स्क्वायर। नाउ व्हाट शुड बी क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से जो अपने पास f का वैल्यू है मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, मैंने लिखना होगा के सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ए माइनस ए होल स्क्वायर, और फिर लिखा है मैंने लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखिए इस लेमडा को चेंज करने से f चेंज होगा, हमें वो लेमडा चाहिए जिसपे f मैक्सिमम हो। तो हम f का डिफरेंशिएशन लेमडा के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 लिखेंगे तो हमें वो लेमडा मिल जाएगा। तो करिए, तो मैंने लिखा है डी एफ बाय डी लेमडा, ये कांस्टेंट है पूरा, मैंने लिखा है के सी स्क्वायर अपॉन म्यू ए माइनस ए होल स्क्वायर लिख दिया। अब अपने को डिफरेंशिएशन करना है u अपॉन v से। तो u अपॉन v का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन v स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन लेमडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विच इज 1, फिर v मतलब 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस दूसरा u एज इट इज मतलब लेमडा एज इट इज, फिर v का मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस लेमडा। क्लियर है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, साथ में एक और नीचे डिनोमिनेटर होगा v का स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर विच मीन्स 1 प्लस लेमडा होल स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, हमने इसको लिखा है यहाँ पे। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ डी एफ बाय डी लेमडा इक्वल टू के सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ए माइनस ए होल स्क्वायर, और मैंने इसको ओपन कर दिया है और मैं इस नीचे वाले टर्म को भी लिख देता हूँ। सो मैंने पहले इस नीचे वाले टर्म को लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, तो यहाँ से लिखेंगे अपन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा, और अब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2 लेमडा और फिर आ जाएगा -2 लेमडा का स्क्वायर। क्लियर? अब एक बात समझिए, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर इसमें से ये अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमें क्या लिखना है 0। तो हमने लिखा है डी एफ बाई डी लेमडा इक्वल टू 0। अब ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये 0 हो नहीं सकते, ये इन्फिनिटी होगा तभी इसका वैल्यू 0 होगा, और लेमडा इन्फिनिटी है नहीं, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ही 0 होगा तभी इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। ये 0 होने का मतलब, अब बात समझिए, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका सीधा मतलब क्या होगा कि लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका सीधा मतलब होगा लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो लेमडा का क्या वैल्यू अलाउड है +1। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपने पहले इस प्रकार की चीज पढ़ रखी है, और नहीं तो ये आपका ऑफिशियल तरीका है। अभी तक हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया इसमें कि ये मैक्सिमम है या नहीं। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको करके बताया था कि मैक्सिमम है या नहीं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, तो हम उसके लिए इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो अपना काम उससे जस्टिफाई हो जाता है कि वैल्यू आपका मैक्सिमम है। क्लियर? तो वो आप चेक करके लिख सकते हैं, बाकी आपका काम यहाँ तक हो चुका है। लेमडा इक्वल टू +-1 तो 1 आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं इससे आगे। नेक्स्ट जो अपना काम है इससे आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव रख सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा आप। तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक 7 तो अपन कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कूलाम्स लॉ के ऊपर ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
ये क्वेश्चन नेट जून 2016 का है। शुरुआत करेंगे हम। सो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ 4 इक्वल चार्जेस ऑफ चार्ज ऑफ प्लस क्यू ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी वर्टिसेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हो, साइड आर। स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है? आर। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस क्यू, एक पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज प्लस क्यू है, प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के ही प्लेन में है, बट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस a which is very very less than r from the center, if the motion of the particle is confined to the plane, it will undergo a small oscillation. Small oscillation है यहाँ पे with an angular frequency and this one. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पूछी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब आपको क्या निकालना है? ओमेगा। मोशन, जो भी ऑसिलेटरी मोशन है, स्मॉल ऑसिलेशन है, उसका ओमेगा आपको निकालना है। तो कभी भी आप ध्यान देंगे स्मॉल ऑसिलेशन लिखा हुआ है तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि सभी ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं अगर उनका एम्पलीट्यूड स्मॉल हो। आपने पढ़ रखा होगा अब फर्स्ट ईयर में इस टाइप से पोटेंशियल वेल आता है, पोटेंशियल वेल, जिसमें आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये टॉपिक पढ़ते हैं। फिर उसमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन से प्रूव करते हैं कि ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। आपने देखा होगा। तो आप ध्यान रखें कि ये स्मॉल ऑसिलेशन लिखा है मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है यहाँ पे, और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो आप उसको उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कभी भी ध्यान दें सिंपल हार्मोनिक मोशन की कभी भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है F इक्वल टू माइनस के एक्स, आपने पढ़ भी रखा होगा। फिर F को अपन लिखते हैं m इंटू ए, तो A मतलब एक्सलरेशन, जिसको मैंने x डबल डॉट लिखा है, इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, तो x डबल डॉट इक्वल टू होगा माइनस ऑफ के अपॉन m इंटू एक्स। फिर अपन k अपॉन m की जगह क्या लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो अपने पास इक्वेशन आती है x डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। क्लियर है? अब एक बात समझिए कि ये जो वैल्यू लिखा है तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? k बाय एम। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ k बाय एम। मतलब आपको ओमेगा निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? k, और k निकालना है तो आपको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, और नेट फोर्स को आप माइनस के एक्स के बराबर लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? k मिल जाएगा। क्लियर बात है? तो k निकालना हमारा मेन टारगेट है। k निकलता है तो ओमेगा आसानी से निकल जाएगा। क्लियर? अब तो k निकालने का मतलब हमें नेट फोर्स निकालना है। तो चार्ज हमें जो दे रखा है कि 4 इक्वल चार्जेस हैं जो स्क्वायर के वर्टिसेस के ऊपर रखे हुए हैं, और स्क्वायर के वर्टिसेस के ऊपर रखे हैं। फिर स्क्वायर के सेंटर से कुछ a दूरी के ऊपर एक चार्ज रखा है जो ऑसिलेशन में आएगा, और उसके ऊपर अपने को उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो समझिए आप, मान लो मैं कह देता हूं कि ये वो स्क्वायर है, सो मान लिया मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है। अब स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है। सो हियर इज प्लस क्यू, हियर इज अगेन प्लस क्यू, हियर इज अगेन प्लस क्यू, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू। फिर इसने लिखा है कि सेंटर से, मान लीजिए ये इसका सेंटर है स्क्वायर का, मैं इसको इस प्रकार से दिखा देता हूं कि ये इसका सेंटर है। और फिर इसने लिखा है कि सेंटर से कुछ दूरी के ऊपर, तो मान लिया मैंने कहा ये, अब मैं ये थोड़ी बड़ी करके दिखा रहा हूं ताकि आपको दूर से दिख जाए। ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस मान लो मैं कह देता हूं a। अब इस डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा है इसने, और वो चार्ज है q। और जैसे ही इस चार्ज q को यहाँ पे ये छोड़ देगा तो ये दोनों चार्ज इसको धक्का देंगे इधर, ये इधर देगा और ये इधर, तो उनके कारण ये इधर जाएगा, और ये वाले दोनों चार्ज इसको इधर धक्का देंगे। लेकिन क्योंकि ये दूर है तो इनका फोर्स इसके ऊपर कम होगा और इनका ज्यादा होगा। तो क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा है तो ये इधर चलने लगेगा, और सेंटर से जैसे ही उधर जाएगा तो इनका फोर्स बढ़ जाएगा, फिर ये इधर धक्का देंगे, तो इधर 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 ये ऑसिलेशन करेगा। हमें उस ऑसिलेशन की क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसके लिए हम यूं कह देते हैं कि मान लिया हमने चार्ज क्यू को यहां रखा, जिसमें ये डिस्टेंस आपकी a है और ये a r की तुलना में बहुत बहुत छोटी है। क्लियर? अब मैं कह देता हूं जैसे मैंने चार्ज क्यू रखा और इसको छोड़ दिया तो ये ऑसिलेशन करना शुरू हुआ। ऑसिलेशन करना शुरू हुआ तो किसी टाइम t पे मान लिया चार्ज यहां आ गया। क्लियर? उस समय इसकी सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, मान लिया ये डिस्टेंस मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं, एंड से दिस डिस्टेंस इज x। मैंने इस डिस्टेंस को क्या कह दिया है? x। अभी चार्ज इस जगह पे है, ठीक है ना? हमें अब इस सेक्शन से कोई मतलब नहीं है तो मैंने इस सेक्शन को हटा दिया। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? x। स्क्वायर का जो साइड है वो आपको क्या दे रखा है? r है। तो जाहिर सी बात है ये भी r, अगर ये भी r है तो ये वाला जो भाग है ये आपका कितना हो जाएगा? r/2। तो इधर वाला भाग भी क्या हो जाएगा? r/2। सो दिस साइड इज r/2।
क्लियर। और ये वाला पार्ट, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x। अब बढ़ते हैं इससे आगे कि अब ये दोनों चार्जेस हमें करना क्या है, हमें इस चार्ज के ऊपर जो यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज को मैं कह देता हूँ से दिस चार्ज इज q। ये जो चार्ज q है, इस चार्ज के ऊपर इन चारों चार्ज के कारण जो नेट फोर्स है वो हमें निकालना है। और जब नेट फोर्स निकल जाएगा यहाँ, तो उस नेट फोर्स को किसके बराबर लिखेंगे, नेट फोर्स को लिखेंगे हम -kx के बराबर। और जैसे ही -kx के बराबर लिखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, k। और k मिलते ही ओमेगा मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, √k/m। क्लियर है। तो नेट फोर्स निकालना है, तो पहले हम इन दोनों का नेट फोर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, और फिर उन दोनों को सम करके नेट चारों का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा वो निकालेंगे। तो पहली बात मैं ये कर देता हूँ कि ये चार्ज +q, ये भी +q, तो ये इसको किधर फोर्स लगाएगा, ये इनके दोनों को मिलाने वाली लाइन के दूर होते हुए। यस, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये चार्ज जो है ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। हियर इज द चार्ज, ये इधर लगाएगा, और ये वाला चार्ज किधर लगाएगा, तो ये यहाँ से सीधा इस दिशा में लगाएगा। क्लियर है। अब ये इस तरफ और ये इधर। अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, सीधा हिसाब। तो क्योंकि ये डिस्टेंसेस इक्वल है और साथ में ये दो चार्जेस भी इक्वल हैं, तो ये दोनों फोर्स भी इक्वल होंगे। क्लियर। तो इन दोनों के कारण जो भी फोर्स आएगा मैं उसको F1 पहला फोर्स कह दे रहा हूँ, और इसके कारण भी जो आएगा उसको भी मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल होंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे की। मान लो मैंने इस लाइन को पूरा अटैच कर दिया है। अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन हमने किया है, इस डॉटेड लाइन का लेंथ कितना होगा, ये पूरा कितना है r/2, और ये इतना सा कितना है x। तो r/2 - x, तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ r/2 - x। और ये पूरा r है, तो ये इतना आधा पार्ट कितना होगा, तो ये हो जाएगा r/2। ये r/2 और ये वाली, ये r/2 और ये वाली r/2 - x। तो हम ये साइड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, a √base² + perpendicular square = हाइपोटेन्यूज। यस, तो इसका वैल्यू अपन यहाँ से आसानी से क्लियर कट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अपन निकालेंगे F1। नाउ व्हाट शुड बी F1, तो हमने लिखा है F1 आ जाएगा K Q1 Q2, तो हम यहाँ लिखेंगे Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर r², और डिस्टेंस क्या होगी √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करना है तो रूट नहीं लगाएंगे, तो हम लिखेंगे r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 - x का स्क्वायर। क्लियर। ये अपने पास F1 आया है। अब इन दोनों के बीच का फोर्स अपने पास आ गया, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, वो भी इतना ही होगा। अब हम इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको कोई वेक्टर एडिशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा है कि इस F1 का एक कंपोनेंट ऊपर होगा और एक इधर होगा, इस F1 का एक नीचे होगा और एक इधर होगा। तो हम कंपोनेंट्स को ऐड करके भी रिजल्टेंट फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। F1 का एक कंपोनेंट ऊपर होगा और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो मान लिया मैं कह देता हूं कि ये जो एंगल है, से दिस एंगल इज थीटा, तो जाहिर सी बात है ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। जरूरत पड़ेगी हमें F1 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो हम उसे लिखेंगे F1 cos थीटा, और जाहिर सी बात है साइड सेम है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस F1 का भी इधर कंपोनेंट क्या होगा, F1 cos थीटा। तो दो F1 cos थीटा होंगे, इसका भी F1 cos थीटा और इसका भी F1 cos थीटा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 2F1 cos थीटा। तो इन दोनों चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना है, 2F1 cos थीटा। क्लियर। तो मैं यहां से लिखना चाह रहा हूं 2F1 cos थीटा, वो जो नेट फोर्स होगा यहाँ पे। सो मैं लिख देता हूं इन दोनों के कारण, तो मैं इस स्क्वायर को कुछ नाम दे देता हूं, से दिस वन इज A B और C, और इसको मैंने कह दिया है D। क्लियर। तो A B वाले के कारण जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, 2F1 cos थीटा। तो मैंने लिखा है नेट फोर्स ड्यू टू A एंड B, सो FAB लिख दिया मैंने, और वो हो जाएगा 2F1 cos थीटा। F1 कितना है हम पहले ही लिख चुके हैं यहाँ, तो लिख दें 2F1 इज KQ² अपॉन r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 - x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब साथ में और क्या लिखना है हमें, cos थीटा। थीटा कौन सा है, ये एंगल, तो ये एंगल भी थीटा। cos थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्स, तो बेस का वैल्यू ये साइड और ये साइड कितनी, ये वाली, तो बेस मतलब r/2 - x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्स मतलब ये साइड, और ये साइड हम पहले यहाँ लिख चुके हैं, तो इसका रूट आ जाएगा। तो हम ये जो साइड लिखेंगे ये आ जाएगा r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 - x का होल स्क्वायर।
लिख दिया है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे 2k² r/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, अगर आप देखते हैं दिखेगा आपको दोनों सेम ही हैं, तो पावर 1 है और या 1/2 है, तो दोनों को ऐड करके लिख दें। तो हम लिखेंगे r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 माइनस ऑफ x की पावर 3/2, ये आपके पास वैल्यू आएगा। और ये FAB हैं, मतलब A और B के ऊपर जो चार्जेस रखे हुए हैं उनके कारण जो भी नेट फोर्स आया है वो अपने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर। अब ऐसे ही क्या होगा, जैसे हमने इन दोनों के कारण इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकाला है, ऐसे ही हम अब इन दोनों के कारण भी इसके ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे और फिर हम इसके रिजल्टेंट सेक्शन के ऊपर जाएंगे। तो सो नाउ फ्रॉम हियर, अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट में इन दोनों के कारण, क्योंकि ये थोड़ा फिगर बहुत ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है, मैं इसको आगे दूसरा फिगर बनाता हूँ इसी के, ताकि इन दोनों के कारण जो यहाँ फोर्स है वो भी हम आसानी से निकाल पाएँ। इसके लिए मेरे को इस क्वेश्चन को हटाना होगा, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। देखिए फिर अपन इसको इधर करेंगे। सो नेक्स्ट जो अपना काम है इसके आगे का, इसका दूसरा पार्ट अपने को करना है। मीनिंग इन दोनों चार्जेस के कारण हमें इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए मैंने इस फिगर को वापस रीप्लॉट कर रहा हूं। ये स्क्वायर बन गया है, यहाँ ये +q चार्ज है और इधर भी +q चार्ज है, ये सेंटर है और सेंटर से कुछ दूरी पे, मतलब यहाँ ले लिया हमने, इस जगह पे चार्ज रखा हुआ है q, और ये जो डिस्टेंस है हमने पहले कहा है x है। क्लियर। दूसरा, अब ये जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये कितनी है, तो ये है r/2, तो पूरी डिस्टेंस क्या होगी r/2 + x, तो मैं इसको r/2 + x लिखूंगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे वाला काम, मतलब ये जो q चार्ज है ये इस q चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, हमने इसको लगाया है इधर, फिर ये वाला q चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों के कारण, जैसे मान लिया जाहिर सी बात है दोनों चार्जेस सेम हैं और ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, तो इन दोनों का फोर्स भी इक्वल होगा। तो मान लिया इन दोनों का जो भी फोर्स आता है, यहाँ मैंने उसको F2 कह दिया है, इन दोनों का भी जो फोर्स आएगा उसको भी हम क्या कह देंगे, F2। क्लियर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जाहिर सी बात है वो इस दिशा में होगा, उसके लिए मेरे को इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। सो मान लिया मैं इस एंगल को कह देता हूँ फाई। सो जाहिर सी बात है कि ये एंगल अगर फाई है, मैंने इस डिस्टेंस को x का है वो लिखा है सर, ठीक है क्लियर, तो ये एंगल भी फाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा, ये डिस्टेंस मैं पहले कह चुका हूं कि क्या होगी, r/2 + x होगी, और ये वाली क्या होगी, r/2। तो ये वाली डिस्टेंस जो है, ये ब्लू लाइन जो है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √a² + b²। तो हम यहां से लिखेंगे √r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 + x का स्क्वायर, ये वाली साइड इतनी हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल देते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। तो मैंने लिखना होगा F2 एंड व्हाट शुड बी F2। तो F2 का वैल्यू हो जाएगा Q1 Q2, तो Q1 Q2 हो जाएगा Q × Q डिवाइडेड बाय r², तो r² मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r/2 स्क्वायर, अंडर हट जाएगा, तो हमने लिखा है r/2 + x का स्क्वायर, ये अपने पास F2 है। अब F2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो ये होगा F2 cos φ, क्योंकि F2 का एक कंपोनेंट इधर भी होगा और इस F2 का भी एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये वाला कंपोनेंट इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर वाले दोनों कंपोनेंट ऐड होंगे। तो F2 का इधर F2 cos φ और इस F2 का भी इधर F2 cos φ, तो दोनों का मिला के कितना होगा, 2F2 cos φ। तो इस दोनों चार्जेस के कारण, इन दोनों चार्जेस के कारण, जो कि C और D के, शायद हमने इसे C कहा है और इसे D कहा है, तो C और D वाले के कारण इस तरफ जो नेट फोर्स है, मैं उस नेट फोर्स को लिख रहा हूं FCD। क्लियर। तो FCD कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2F2 cos φ। क्लियर। अब हमें इसका वैल्यू लिखना चाहिए, तो हम यहां से लिखेंगे FCD एंड दैट शुड बी 2F2। नाउ व्हाट शुड बी F2, ये लिखा है हमने, तो हम लिखेंगे Q² डिवाइडेड बाय r/2² प्लस r/2 + x का होल स्क्वायर। फिर साथ में हमें क्या चाहिए, cos φ, ये φ है तो ये भी φ है, और cos φ मतलब
बेस अपॉन हाइपोटेन्स। नाउ व्हाट शुड बी बेस? दिस इज r by 2 प्लस x, तो हमने लिखना होगा r by 2 प्लस x डिवाइडेड बाय दिस साइड विच इज अंडर रूट ऑफ दिस, तो हमने लिखना होगा अंडर रूट ऑफ r by 2 का स्क्वायर प्लस r by 2 प्लस x का स्क्वायर। ठीक बात है। अब हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ऐड कर देता हूं मैं, तो हमारे पास जो इससे आगे का काम जो रहेगा वो हम लिख पाएंगे एफ सी डी एंड दैट शुड बी इक्वल टू, हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख पाएंगे 2k क्यू स्क्वायर r बाय 2 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ रूट है और वही यहाँ पे सिंगल पावर में है, तो 1 और 1/2 मिला के 3/2 हो जाएगी पावर, तो हम यहाँ लिखेंगे r बाय 2 का स्क्वायर प्लस r बाय 2 प्लस एक्स, r बाय 2 प्लस एक्स के स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमने लिख दिया है। तो अगर आप देखें इसको मैंने एफ ए बी जो है इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो अगर आप देखते हैं कि एफ ए बी और एफ सी डी दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ r बाय 2 प्लस एक्स है और इसमें r बाय 2 माइनस एक्स है, वहाँ प्लस एक्स है और इसमें माइनस एक्स है। अब एक बात क्लियर करिए आप कि हमने जो स्क्वायर बनाया था, इस स्क्वायर में यहाँ चार्ज था, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है एफ ए बी, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है एफ सी डी। क्लियर? हमने लिखा भी है सी और डी के कारण उधर एफ सी डी, ए और बी के कारण इधर एफ ए बी। लेकिन ये जो चार्ज है ये इन दोनों के पास में है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का फोर्स ज्यादा होगा, इसका मतलब एफ बी इज ग्रेटर देन एफ सी डी, एंड सिंस एफ सी ए बी इज ग्रेटर देन एफ सी डी, सो द नेट फोर्स एट दिस लोकेशन इज इक्वल टू एफ ए बी माइनस एफ सी डी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इस जगह का नेट फोर्स आएगा, तो हम यहां से लिख देते हैं नेट फोर्स, मैं इसको एफ सी लिख रहा हूं, मैं इसको लिख देता हूं नेट फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग चार्ज, नेट फोर्स, तो उसको हम क्या लिख पाएंगे एफ इक्वल टू दिस सेक्शन इज एफ ए बी माइनस एफ सी डी। क्लियर? एफ ए बी माइनस एफ सी डी, तो एफ ए बी और एफ सी डी अपने पास लिखे हुए हैं। अब एफ ए बी और एफ सी डी को अपने को यहाँ लिखना है और लिख के अपने को सबट्रैक्ट करना है, अपना काम यहाँ से हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, हम नेट फोर्स निकालेंगे उसको माइनस के एक्स के बराबर लिखेंगे और फिर अपना काम हो जाएगा। लेकिन नेट फोर्स निकालने से पहले मैं एक बात आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमें क्वेश्चन में ये कह रखा था कि ये जो डिस्टेंस है ये आर की तुलना में बहुत बहुत छोटी है, उसमें ए कह रखा है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमने ए से भी एक और छोटी चीज मानी जो कि एक्स था। यस, तो मैं यहां से ये चीज लिखने से पहले मैं चलो इसको लिख देता हूं, मैंने इसे कहा इक्वेशन नंबर 3, लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूं, और वो क्या होगा, सिंस वी नो दैट एक्स इज वेरी स्मॉल, क्वेश्चन में गिवन है कि x का वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटा है। जब ये बहुत छोटा है तो एक बात समझिए कि r बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और r बाय 2 प्लस एक्स का जो स्क्वायर है, इन दोनों की जगह क्या मैं रफली r बाय 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? कारण इसका कि जैसे इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे अपन, तो दो टर्म्स के साथ में x आएगा और बाकी आपका r बाय 2 का स्क्वायर आएगा। r बाय 2 का स्क्वायर मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी, और x जिन जिन के साथ में आएगा वो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, और क्योंकि ये बहुत छोटा है तो बहुत बड़े के रेस्पेक्ट में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमें इन दोनों की जगह ये वैल्यू लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे r बाय 2 माइनस एक्स और r बाय 2 प्लस एक्स की जगह हम सिंपल r बाय 2 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वहां स्क्वायर नहीं है। क्लियर? तो हम इन दोनों की जगह ये लिखते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या लिख पाएंगे नाउ, तो मैं लिख देता हूं नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, पहली और दूसरी इक्वेशन अब चेंज हो जाएगी, और वो चेंज होके क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह r बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यस, मैं इसको लिख देता हूं, पर फिर भी मेरे को स्पेस की जरूरत तो पड़ेगी, तो मैं इस सेक्शन को हटा दे रहा हूं। तो आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस इधर वाले सेक्शन को हटा दूं, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या करें, पहले और दूसरे इक्वेशन को के अंदर इन दोनों की जगह ये वैल्यू लिखेंगे। तो इस जगह पे हम r बाय 2 का स्क्वायर लिखेंगे और इस जगह पे भी क्या लिखेंगे, r बाय 2 का स्क्वायर। तो पहली और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी वो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं।
सो देखिए पहला इक्वेशन जो है जिसे हम एफ ए बी कह रहे हैं, तो एफ ए बी जो है, एफ ए बी का जो वैल्यू है वो अपने को ये जो लिखा मैं इसको लिख देना चाह रहा हूँ, से दिस इज एफ ए बी विच इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर आर बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब आर बाय 2 का स्क्वायर और इसको भी क्या लिखेंगे आर बाय 2 का स्क्वायर, तो आर बाय 2 स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर बाय 4, ये लिखा आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर बाय 4 और इसकी पावर 3/2। और इसी प्रकार से आपका जो दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड में यहां सिर्फ प्लस होगा और नीचे वाले की जगह हम आर बाय 2 का स्क्वायर लिखेंगे अगेन। और सिमिलरली इसी प्रकार से सेकंड वाला जो है जिसे हम एफ सी डी कह रहे हैं वो कितना लिख पाएंगे, तो 2k क्यू स्क्वायर यहाँ आर बाय 2 प्लस एक्स हो जाएगा और बाकी नीचे एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, ये हमने लिखा है। ये दोनों ऐड होकर आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर की पावर 3/2 तो आर क्यूब, और 4 1/4 1/4 1/2 होगा, 1/2 की पावर 3/2 मतलब 1/2√2। तो हम इन दोनों को, अब मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ, दोनों को एक साथ वापस लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ एफ ए बी को, इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2 तो आ जाएगा आर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2, तो आर क्यूब बाय 2√2 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, इस 2√2 को ऊपर भेज रहा हूँ मैं, तो 2√2 से ये कितना हो जाएगा, तो 4√2 के क्यू स्क्वायर और ऊपर आर बाय 2 माइनस एक्स और डिवाइड में आ जाएगा आर का क्यूब। इसी प्रकार से दूसरा जो पार्ट है आपका वो भी हम लिखना चाहें तो उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं और वो भी वैल्यू ऐसे होगा। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं एफ सी डी एंड दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 4√2 के क्यू स्क्वायर आर बाय 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो आपके पास एफ ए बी आ चुका है सिंप्लीफाइड फॉर्म में और आपके पास एफ सी डी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब बात करते हैं इससे आगे की कि ये जो दोनों वैल्यू आए हैं एफ ए बी और एफ सी डी का, इन दोनों को हमें किस में लिखना है, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स, और नेट फोर्स को माइनस के एक्स के इक्वल लिखेंगे तो के मिलेगा और वहीं से ओमेगा का काम अपना आसान हो जाएगा, जिसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है वो अपन यहाँ से आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ नाउ यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, से दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस वन इज नंबर 5, सो मैं लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इंटू इक्वेशन नंबर 3, थर्ड में लिखेंगे। तो लिखते हैं तो नेट फोर्स मिलेगा F विच इज इक्वल टू, इन दोनों के वैल्यू लिखिए, अब इन दोनों को माइनस करना है आपको, यस ए बी माइनस सी डी, इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आप एक बात देखिए 4√2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, 4√2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब सेम है, तो दोनों में से जब माइनस करेंगे तो इस पार्ट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी मजदूरी है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है। आप इसमें 4√2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो हमने लिखा है आर क्यूब। अब इससे आगे इसमें से इसको माइनस करना है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा आर बाय 2 माइनस एक्स माइनस आर बाय 2 प्लस एक्स लिखा है। अब देखिए आगे, इस आर बाय 2 से आर बाय 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, तो -2 इससे -8 हो जाएगा, तो f इक्वल टू आएगा -8√2, फिर लिखना होगा हमें k क्यू स्क्वायर और जो x आएगा वो x डिवाइडेड बाय आर क्यूब। क्लियर। अब मैं यहाँ से इधर भी लिखा है, इस k को भी लिख दें आप, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे f इक्वल टू -8√2 अपॉन 4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू एक्स। तो एक बात समझिए, इससे कैंसिल और आ जाएगा 2√2 एंड दिस सेक्शन इज कंपेरेबल विद f इक्वल टू -kx। सो अब मैं एक बार लिख देता हूँ, हमने लिखा है f इक्वल टू -2√2 एंड हियर इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय πε0 r क्यूब इंटू एक्स एंड ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ -kx। सो लिख दे रहा हूँ मैं, on comparing this equation with the standard equation of simple harmonic motion which is f equal to -kx। तो यहाँ आप कंपेयर करते हैं -kx, तो नेगेटिव इज हियर एंड x इज हियर, ये जो पार्ट है ये आपका क्या दिखेगा, k। और अगर k आपके पास मिलता है तो आपने ओमेगा निकालना सीखा हुआ है,
पहले ही मैं इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। सिंस ओमेगा, चलो इसको मैं यही लिख देता हूँ, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या है, रूट के अपॉन एम। तो के आपके पास ये आ चुका है और इसको सिर्फ किससे डिवाइड करना है, एम से। तो ओमेगा का वैल्यू आएगा रूट ऑफ के, विच मीन्स 2√2 क्यू स्क्वेयर अपॉन एम पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है। और इसी के साथ एक नेट का क्वेश्चन अपन ने कर दिया है। तो कुछ आज सेकंड पार्ट ये भी बड़ा हो गया है वीडियो, तो आज मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो कुलाम्स लॉ के ऊपर 2 लेक्चर लिए हमने, एग्जाम के भी क्वेश्चन किए हैं, और मेरा मानना ये है कि लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कुलाम्स लॉ के ऊपर किए हैं। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।